हाय एवरीवन, आई एम अरफिन और आज की इस वीडियो से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस एक छोटी सी चीज़ आप लोग से बोलना चाहूँगी कि अगर आज के टाइम पे आप लोग ऑनलाइन देखो तो डीएसए को लोगों ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताया हुआ है, जिससे जो न्यू स्टूडेंट होते हैं डीएसए सीखने वाले उनको लगता है कि डीएसए जैसे कि बहुत ही बड़ा सा कुछ है, क्योंकि कंपनीज भी प्लेसमेंट के टाइम पे डीएसए से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। बट देखो यार, ऐसा नहीं है। डीएसए भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह ही है, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों को सबसे पहले अर्थमेटिक अलजेब्रा पढ़ाया गया, फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे गई तो हमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ाया जाता था। तो पढ़ लिया ना वो सारी चीज़ें। उस टाइम पे तो हमारे टीचर्स ने हमारे दिमाग में ये नहीं डाला कि साइन थीटा, कॉस थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस दैट ये वो ब्ला ब्ला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं डाला, हम लोग पढ़ के निकल गए ना। तो इसी तरीके से हम लोग डीएसए भी जो है सेम चीज़ है, हम लोग आसानी से पढ़ करके इसको भी निकल सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ है कि डीएसए एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। ये इस कोर्स की प्री रिक्वेस्ट होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो प्लीज़। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो बात कर लेते हैं हम लोग टॉपिक्स के बारे में कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होती है, मेमोरी या फिर कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, एंड फिर हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डेटा से। अब देखो, हम लोग यहाँ पे ना कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास रियल लाइफ में भी बहुत सारे डेटा होते हैं। डेटा इन द सेंस कि आपके पास कॉपी होगा जिसमें आप लोग नोट्स लिखते होंगे, तो आपके पास कॉपी के अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख करके रखी हुई होगी, तो वो आपका डेटा है, वो डेटा आपसे बिलोंग करता है, वो आपका डेटा है, आपने लिख के रखी है अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फाइल है, जो कि ऑब्वियसली हो गई, सबके पास होता है, जिसमें आप लोगों ने अपने 10 और 12 के मार्कशीट्स वगैरह रखे होंगे, या फिर जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है, तो वो फाइल में आपने सब कुछ रखा होगा। तो वो जो फाइल्स में आपने जो चीज़ रखा हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो क्या है, वो आपका डेटा है, वो आपसे बिलोंग करते हैं, वो अपने डेटा को आपने वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये रियल लाइफ डेटा हो गया। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो चीज़ होता है ना, हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे डेटा के बारे में, वो कंप्यूटर वाले डेटा के बारे में बात करेंगे। तो जो डेटा कंप्यूटर में होते हैं उनके बारे में बात करें। कंप्यूटर में क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर में एक ऐप हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है हमारे पास हम लोग फोटोज वीडियोज रखते हैं। वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में है, एक वर्ड फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डेटा है जो कि कंप्यूटर में रहती है। और इन सारे डेटा के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो ये डेटा किससे बिलोंग करेगी, कंप्यूटर से। तो यही है डेटा की डेफिनेशन कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। दिस कलेक्शन कैन बी नंबर्स, अल्फाबेट, टेबल्स, फोटोज, वीडियोज एक्सेट्रा। तो ये डेटा की डेफिनेशन हो गई और हम लोग वो डेटा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर में होता है। ठीक है, अब इसके बाद डेटा हो गया। वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखो, वेरिएबल्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी। अब इसको हम लोग जो है समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल से जो हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो जब हम लोग स्कूल में होते थे ना, तो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहते थे। सपोज मान लेते हैं कि x + y = 1 और 2x + 3y = मान लेते हैं 10। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास स्कूल के टाइम पे ये ऐसे दो इक्वेशंस होते थे और हमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। तो क्या कर देते हम लोग, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 2x + 2y = 2, और ये वाला इक्वेशन को वैसे ही रख दिए, 2x + 3y = 10। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -y = -8, तो इसीलिए हो जाएगा y = 8। अब y = 8 जैसे ही हमें मिला, हम इस y = 8 को x + y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि x + y = 1 है, इक्वेशन 1। तो x = क्या होगा, 1 - y। अब इस y की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो 8 पुट करेंगे, -7। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आई -7, y की वैल्यू आई 8। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ मिल गया। ये चीज़ हम लोग स्कूल लाइफ में करते थे, जब हम लोग स्कूल में थे। तो क्वेश्चंस क्या होते थे हमारे पास वहाँ पर, क्वेश्चन इस तरीके से होते थे कि 1 एप्पल और 1 बनाना की प्राइस 1 रुपीज़ है, और 2 एप्पल और 3 बनाना की प्राइस 10 रुपीज़ है। तो बताओ कि 1 एप्पल और 1 बनाना की प्राइस क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होते थे और हमें फाइंड आउट करना पड़ता था। तो हम लोग जब सॉल्यूशन अपना लिखते थे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग लिख देते थे कि लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल
और लेट एक वाई बी द नंबर ऑफ बनाना। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक नंबर, एक कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक्स और वाई, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स के लिए, एक वेरिएबल एक एप्पल के लिए, एक बनाना के लिए, और हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, हमने लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया मतलब ऐलान कर दिया ऊपर में कि हाँ देखो एक्स को मैंने एप्पल माना है, वाई को बनाना माना है। तो ये चीज़ हम लोग अब तक क्या करते थे, अपने पेन और पेपर पे करते थे, कॉपी पे करते हुए आते थे। अब सेम चीज़ को क्या करना है, हमें अपने कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करना है। तो वहाँ पे भी क्या होता है ना, कंप्यूटर पे भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, जैसे अब तक हम लोग करते आए थे सेम ही होता है। यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स और वाई है जो कि हमारा डेटा को, मतलब एप्पल और बनाना की डेटा को होल्ड करके रख रहा है। देखो यहाँ इस वाले पॉइंट पे हमें नहीं पता है कि एक एप्पल और एक बनाना की प्राइस क्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स जो है एक वेरिएबल है जो एप्पल का प्राइस को होल्ड करके रख रहा है, एक एप्पल की प्राइस को होल्ड करके रख रहा है, और सिमिलरली वाई एक वेरिएबल है जो एक बनाना की प्राइस को होल्ड करके रख रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये चीज लिखा, हम लोगों ने एक एप्पल और एक बनाना की प्राइस निकाल ली, एक्स का वैल्यू -7, हालांकि -7 प्राइस होता नहीं है, बट हम लोग अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7, y की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर इसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते थे ना, तो हम लोग अब जब जहां जहां पर भी x है वहां पे -7 और जहां जहां पे y है वहां पे 8 पुट कर देते थे। जैसे ही हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, अब हमें x और y से मतलब नहीं है, एक्स हम लोग तब तक यूज किए बस उसको होल्ड करके रखने के लिए। जैसे ही हमें उसकी वैल्यू पता चल गई, अब हम लोग हर जगह पे एक्स की जगह पे -7 और वाई की जगह पे 8 पुट कर देते थे। तो कंप्यूटर में भी हम लोगों को कोई चीज चाहिए होता है जिससे हम लोग डेटा को होल्ड करके रख सके। डेटा हमने समझ लिया क्या होता है, इस डेटा को होल्ड करके रखने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। सो इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग वी नीड समथिंग फॉर होल्डिंग डेटा एंड वेरिएबल इज द वे टू डू दैट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेमोरी की तरफ कि मेमोरी क्या होता है। देखो जैसे मैंने बताया कि डेटा क्या है, फोटोज, वीडियोस, एप्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो है हमारे कंप्यूटर में डेटा होती है, ठीक है। सारी चीजें नंबर्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, डेटा है। तो इसको रखने के लिए हमारे पास कुछ जगह होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि पहले के टाइम पे, मम्मी पापा के टाइम पे क्या होता था, जब फोटो क्लिक करवाते थे, फोटोग्राफर आकर के फोटो खींच लेते थे और उसके बाद उन फोटो को जो है मम्मी पापा एल्बम में रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। तब क्या करते ना, एल्बम में रखते थे। और एल्बम क्या है, वो एक स्टोरेज डिवाइस का काम करता था जो फोटो को स्टोर करके रखता था। एक टाइम आता था जब अगर एल्बम फिल हो गया तो वो एल्बम जो है भर गया है तो अब दूसरा एल्बम खरीद करके लाते थे, ठीक है। या फिर पुराने फोटोज को हटा देते थे, या फिर जो पुराने फोटोज है उसको पीछे करके उसके ऊपर जो है दूसरा अलग अलग सा फोटो रख देते थे। वो कॉन्सेप्ट हम लोग करते थे। तो ये जो फोटो जो डेटा था हमारा, उसको रखने के लिए हम लोग पहले एल्बम का यूज करते थे। आजकल के टाइम पे हम लोग कोई एल्बम वगैरह का यूज नहीं करते, हमारे पास अब स्मार्टफोन है, अब हम लोग फोन में ही अपने फोटोज वगैरह को रखते हैं। तो ये हमारी जो डेटा थी उसको रखने के लिए जो हम लोग को चाहिए होगा उसको कहते हैं हम लोग कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी कुछ नहीं है, कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग स्टोर करके रखने के लिए कुछ जगह होती है हमारे पास, फोन में जैसे होती है 4 GB 16 GB इस तरीके से डेटा होती है, लैपटॉप में होता है। तो ये सारी जो स्टोरेज होती है इसको बोलते हैं मेमोरी। इट इज अ डेटा स्टोरेज यूनिट और डेटा स्टोरेज डिवाइस वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, ठीक है। अब ये चीजों को, डेटा को स्टोर करके रखने के लिए कंप्यूटर में मेमोरीज होती है जिसकी कोई जगह होती है। जैसे कि एक टाइम पे मैंने बोला ना एल्बम फिल हो जाता था, भर जाता था, तो अब हम लोग उसमें दूसरे फोटोज नहीं रख सकते थे, या तो पुराने फोटो निकालो या फिर उसी में जो है ऊपर से ऐसे रख देते थे, वो चीज था। लेकिन कंप्यूटर में भी वो चीज है, अगर आपका फोन का जो स्टोरेज फुल हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग या तो पुराने फोटोज वगैरह या फिर अनवांटेड चीजों को जल्दी जल्दी डिलीट करते हो ताकि थोड़ा जगह बने तो हम लोग अपनी नई चीजों को रख सके, ये करते हो। तो सेम चीज है यहाँ पर भी, सारी चीजों को हम लोग जो अब तक पहले करते आए थे अब सबको कंप्यूटर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को अब जो है पढ़ना है। तो कंप्यूटर मेमोरीज ऑफ 3 टाइप। देखो मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पूछा जाता, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं समझ के चल रही हूँ कि ये कोर्स आप लोग जो है बिल्कुल बिगनर्स हो, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि मेमोरी। तो 3 टाइप के मेमोरीज होते हैं, बेसिक 3 टाइप्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम। रैम का मतलब हुआ रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करने के टाइम पे। और रैम, तो जैसे कि हम लोग फोन का जो ऐप यूज करते हैं ना, एक ऐप के बाद, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो मेरी, अब आपके ऊपर से कोई पॉपअप आया, उसमें व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आया, आप लोगों को लगेगा ठीक है उसको हमें ओपन करके देखना चाहिए। आपने उस पर क्लिक किया और आपने ओपन करके वो वाला व्हाट्सएप पे देख रहे हो, आपने किसी को रिप्लाई वगैरह कर दिया, एंड देन फिर आप फिर से जंप करके यूट्यूब पे आ रहे हो, ठीक है। ये जो चीज आपने किया, तो जो आपके जो बैकग्राउंड में ना आपका यूट्यूब भी है
आप पहले जब व्हाट्सएप निकाले तो बैकग्राउंड में यूट्यूब का आपका एप्लीकेशन चला गया, और जब व्हाट्सएप निकाले तो यूट्यूब पे बैकग्राउंड यूट्यूब पे चला गया, और इसी तरीके से जब आपने यूट्यूब निकाला तो व्हाट्सएप बैकग्राउंड पे चला गया। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड पे चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें रैम में स्टोर हो रही है, ताकि हम लोग इससे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक के बाद दूसरा फटाफट लेकर के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और रोम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, मतलब स्टोरेज तो है हमारे फ़ोन में ही है, लेकिन जैसे कि आपने जैसे उसको क्लियर कर दिया ना, आपके फ़ोन में जो भी ऐप है, आपने व्हाट्सएप वगैरह निकाला, बहुत सारे सबको क्लियर कर दिया, तो मतलब अब वो रैम में नहीं है, अब वो रोम में चला गया। अब उसको आप लोग जो है सिर्फ रीड के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रैम का कॉन्सेप्ट आता है हमें ताकि मल्टीटास्किंग कर सके। एक ऐप को यूज़ करते करते हम लोग दूसरा ऐप में स्विच कर रहे हैं और उसको तुरंत से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो है वो सारी चीज़ें रैम में स्टोर हो जाती है और बाकी किसी चीज़ें जो है रोम में स्टोर होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेमोरीज होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आता है हार्ड ड्राइव और CD। अब देखो CD वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहले के टाइम पे यूज़ होता था। जैसे पहले शादी वगैरह होती थी तो लोग कैसेट्स खरीद के ले आते थे, CD ले आते थे, और CD में भी कुछ स्टोरेज होता था। यहाँ पे जो है स्टोरेज की बात हो रही है ना, तो CD में भी एक स्टोरेज होता था। उस स्टोरेज में हम बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह होते थे, मूवीज वगैरह होती थी, जिसको लोग लाते थे और अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लगा करके गाने वगैरह सुनते थे। ठीक है, आजकल के टाइम पे CD का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ क्लाउड पे हो गया है। तो CD का कॉन्सेप्ट होता था, हार्ड ड्राइव होते थे। अभी के टाइम पे पेन ड्राइव भी है कि अगर आप लोगों को कुछ एक्सटर्नल चीज़ें अपने स्टोरेज को रखना है, आपका स्टोरेज फुल हो गया, तो एक्सटर्नली आप लोग पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आती है सेकेंडरी मेमोरी में, और एक होता है कैश मेमोरी। तो मेमोरी में ज़्यादा कुछ समझने का यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है, बस इतना ही समझो कि जो डेटा हम लोग रख रहे हैं कंप्यूटर में, वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, मेमोरी के थ्रू। तो हमारे पास कुछ जगह है जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। ठीक है, अब डेटा टाइप देखो क्या होता है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, कोई सा भी C++, जावा की लैंग्वेज में, तो हम लोग जो भी लिखते हैं ना, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमें तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि स्कूल के टाइम पे हम लोग इस तरीके से करते थे, x है और y है, दो वेरिएबल हम, और इसको हम लोग को बता देते थे कि लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल और लेट y बी दी नंबर ऑफ बनाना। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कॉपी पे डिक्लेयर करते थे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि x को मैंने एप्पल माना है, y को मैंने बनाना माना है। लेकिन अब इस चीज़ को कंप्यूटर पे करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वही होता है हमारा डेटा टाइप। हम लोग को अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, हम लोग कोड कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं, उसके लिए हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम लोग इस तरीके से कोई चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसको x को हमें बताना पड़ेगा ना। तो सिंटैक्सेस होते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेट ऐसे करके नहीं लिख सकते, लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल, ऐसे नहीं लिख सकते। कुछ सिंटैक्सेस होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, और ये चीज़ होता है हमारा डेटा टाइप में। ठीक है, तो डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करने में काम आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंट x, तो हमारा जो सिस्टम है इसको पता चल जाएगा कि अच्छा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मतलब हमने बताया है अपने कंप्यूटर को कि देखो हमने एक वेरिएबल लिया है x, और वो जो है इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो टाइप का जो है डेटा टाइप होता है, एक सिस्टम डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। तो सिस्टम डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है उसमें आते हैं हमारे पास इंट, फ्लोट वगैरह, मतलब सिस्टम को पहले से पता है, जैसे ही हमने इंट लिख दिया सिस्टम को पता चल जाएगा कि अच्छा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे एक कंपाइलर का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो C++, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज हो, वो जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। हम लोगों को 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं आती है, 0 1 0 1 1 0 0 इस तरह की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 1 की लैंग्वेज। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बाइनरी लैंग्वेज में कोई कोड लिख सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं अपने कोड को, और कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 0 1 वाली लैंग्वेज में, और उसके बाद फिर हमारा जो सिस्टम समझ जाता है कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, उसको समझाने के लिए हमारे पास कंपाइलर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक डेटा टाइप इंट लिख देते हैं ना, तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है x, और उसकी डेटा टाइप है इंट। ठीक है, मतलब वो इंटीजर टाइप का डेटा है, तो कंपाइलर को पता चल जा रही है। अगर हम लोग इसी को इंट x की जगह अगर हम लोग लिख दे इंट x, ठीक है, तो ये जो होगा ये एक एरर आ जाएगा हमारे पास। अब ये एरर आ जाएगा मतलब कंपाइलर को समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब कोई लैंग्वेज अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, एरर, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक से बताओ नहीं तो जाओ यहाँ से, ये चीज़ है। ठीक है,
तो दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। देखो, डेटा टाइप आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम, दे आर एक्सप्रेस्ड इन अ लैंग्वेज सिंटैक्स इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने में यूज होता है। जैसे हम लोगों ने जैसे बताया इंट एक्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एप्पल, और कंप्यूटर में लिखेंगे इंट एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो डेटा टाइप इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डेटा विथ प्री डिफाइंड वैल्यूज। जो मैंने प्री डिफाइंड वैल्यू अभी समझा दिया, प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही कंप्यूटर को पता है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। इंट का मतलब उसको पता है कि क्या होता है, फ्लोट का मतलब कंप्यूटर को हमारे पता है, सिस्टम को हमारे पता है कि क्या होता है। वो सारे होते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू। दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। देखो, सिस्टम डिफाइंड वो डेटा टाइप होते हैं जिसको सिस्टम को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल वही इंट और फ्लोट वाली चीजें सिस्टम को पता है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम लोग कि इंट फ्लोट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे तो देखो, इंट जो होता है वो 4 बाइट या फिर 2 बाइट का होता है, पर ये डिपेंड करता है कि वो 4 बाइट का है या 2 बाइट का है। इस चीज को आप लोग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे हम लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो इंट के लिए अभी इतना समझो, इंट जो है वो 4 बाइट का जगह लेता है। जगह लेता है मतलब मैंने अभी मेमोरी बताया कि उतना हमारे पास जगह होती है सारे फोटोज, वीडियोज और सारी चीजों को रखने के लिए, तो एक लिमिटेड जगह होती है ना। तो जब हम लोग कंप्यूटर में लिख दिया, हमने अपने कोड में लिखा इंट, तो इंट अगर एक्स लिखा तो ये कुछ तो जगह लेगा। हमने कंप्यूटर पे लिखा है ना, तो कुछ तो जगह लेगा। तो जब इंट लिखते हैं ना तो वो 4 बाइट की जगह लेती है, उसका वो 4 बाइट जगह ऑक्युपाई करता है। इसी तरीके से जो दूसरे डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट, वो भी 4 बाइट का होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट या फिर 2 बाइट का होता है। डबल 8 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का, और बूलियन का डेटा टाइप जो कि 0-1 होता है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो है जगह लेती है। बाइट को मैं एक काम करती हूँ, एक अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। तो देखो, मैंने बाइट का यहाँ पे लिख दिया है। बाइट क्या है? बाइट इज अ यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। मैंने बोला ना, जैसे कि मेमोरी है, मेमोरी में जो जगह ऑक्युपाई कर रहा है, तो कितना जगह ऑक्युपाई करेगा वो चीज। तो हमें मेजरमेंट होना चाहिए ना कि अगर ये चीज लिखा, एक फोटो है वो 2 MB का है, एक वीडियो अगर देखे तो 1 GB 2 GB की वीडियोस होती है आजकल, ठीक है। तो कितना जगह ले रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वीडियो अगर इतनी जगह ले रही है, तो अगर हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट लिख देते हैं, इंट एक्स, तो कितना जगह लेगा, तो बताना पड़ेगा। तो वो इंट क्या होता है? 4 बाइट की जगह लेती है। बाइट को और डिटेल में समझते हैं। बाइट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ मेमोरी साइज। जो मेमोरी है उसका साइज बताता है। और बाइट जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बाइट, हमें जीबी और एमबीज पता होते हैं कि 1 GB का डेटा, क्योंकि हमारे पास जब से जियो आया हमें पता है कि एक दिन में 1 GB देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जीबी सबको पता है पर बाइट नहीं पता होता है। तो देखो 1 बाइट अगर बात करें, यहाँ पे क्या है? 4 बाइट। तो 4 बाइट हमारा इंट ले रहा है, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक है। 1 KB यानी कि किलो बाइट, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। 1 बाइट है ना, ये बाइट, तो 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट का कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद, तो मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB होता है, KB, ठीक है। किलो बाइट, मेगाबाइट। अब यहाँ पे गीगाबाइट आता है। गीगाबाइट का मतलब जीबी, जीबी होता है ना, जीबी। तो जीबी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB, ठीक है। और इसी तरीके से टीबी का भी कॉन्सेप्ट आता है। टीबी का मतलब टेराबाइट यानी कि 1024 GB। तो ये जो चीज़ है काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, नॉट लाइक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या फिर IT BCA के स्टूडेंट है आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता होना ही चाहिए कि क्या KB क्या होता है, MB क्या होता है, बाइट क्या होता है। तो जब मैं बोलूँगी कि इंट 4 बाइट की जगह ले रही है, तो कितना जगह ले रही है? कुछ जगह ले रही है, ठीक है। एक फोटो अगर हमारे पास, एक वीडियो होता है, कि वीडियो हमारे पास बेसिकली हमारे पास 1 GB का होता है, तो एक वीडियो को रखने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में 1 GB जगह ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर से समझे 1 GB में इतना MB होता है, 1 MB में इतना KB होता है, 1 KB में इतना बाइट होता है, और 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो अगर हम लोग इसी तरीके से समझे तो वीडियो में तो 1 GB लगा, लेकिन सिर्फ इंट में, सिर्फ एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने, तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? 4 बाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया इसके बारे में। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। सो देखो, सिस्टम डिफाइंड इतना समझना काफ़ी है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? अगर मान लो हमें कुछ ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हम लोग को इंट टाइप का नहीं चाहिए, ना ही फ्लोट चाहिए, मतलब ये सारी हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग अपने से जो है अपना डेटा टाइप को डिफाइन कर ले। तो इफ द सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप आर नॉट इनफ, देन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ द यूजर टू डिफाइन देयर ओन डेटा टाइप कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है।
हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उनको है कि ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग का नहीं जम रहा है, आप लोग को अपनी मर्जी से आप लोग जो है अपने से डेटा टाइप को डिफाइन कर लो, उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप का। डिराइव्ड डेटा टाइप होता क्या है ना, कि जब हम लोग कोई डेटा टाइप को सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप से डिराइव करते हैं, सिस्टम डिफाइंड यानी कि प्रीमिटिव डेटा टाइप से हम लोग किसी डेटा टाइप को डिराइव कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे एरे वगैरह, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि डेटा टाइप क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग को समझना है। अब देखो डेटा हमें पता है कि क्या हम बात कर रहे हैं, डेटा इंट वगैरह, इंट फ्लोट। हम लोग देखो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, फोटोज वीडियोस वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो कॉन्सेप्ट बस मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक है। जब बिग डेटा आते हैं ना, जब बिग डेटा पढ़ते हैं हम लोग, उसमें वो सारी चीज़ें होती है कि किस डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है, सीक्वेंशियल डेटा, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी के में जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो हम लोग इंट फ्लोट वगैरह के बारे में बात करते हैं। मतलब वो डेटा जो हम लोग कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे उसको अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपने कोड में लिख रहे हैं, तो वो सारी जो डेटा हम लोग जो लिख रहे हैं ना कोड वगैरह में, वो डेटा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। नॉट लाइक कि बड़े से फोटोज वीडियोस, वो सारी चीजें जैसे जैसे आप लोग आगे डेवलप करोगे आप लोग उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ोगे। अभी के टाइम पे जो डेटा हम लोग कोड किए, कोड में हम लोग इस तरीके से हमें कुछ मैथ्स सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ों को, मैथ्स को हमें अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स वाई। इसी तरीके से बड़े कोड के लिए हमें बहुत सारे डेटा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम लोग क्या करेंगे, उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, वो चीज़ हम लोग का होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली क्या है, इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि हम लोग अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। जैसे हमारा इस रूम है, इस रूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे पेपर्स वगैरह है, सारे रूम में हमने इधर उधर रख दिया। अब हमें कोई एक पेपर को चाहिए, हमें एक पेपर को एक्सेस करना है, हमें चाहिए पेज नंबर पेज नंबर 4 या 5 चाहिए, पूरा रूम में हमें ढूंढना पड़ेगा, पूरा रूम में। उस पर से भी हमें ये नहीं पता कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा, या इस रूम में प्रेजेंट है भी नहीं। जैसे लाइब्रेरी का भी एग्जांपल ले, तो अगर एक लाइब्रेरी में आप जाते हो तो आपको पता होता है कि इंग्लिश की बुक इस तरफ है, डेटा स्ट्रक्चर की बुक इस तरफ है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक इस तरफ है, हमें पता होता है वो वाली सेक्शन। पूरा लाइब्रेरी में हमें पूरा घूम घूम के नहीं ढूंढना पड़ता कि कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है। कंप्यूटर साइंस की बुक्स का सेक्शन होता है, IT की बुक्स का सेक्शन होता है, बेसिक नॉलेज का सेक्शन होता है, बेसिक साइंस का सेक्शन अलग होता है, इस तरीके से होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब समझ में ही आ रहा है कि डेटा जो डेटा को हम लोग कोड में यूज कर रहे हैं, जो XYZ जो वेरिएबल है, वो सारे डेटा जो इतनी 4 बाइट और 8 बाइट की स्पेस ले रही है, वो डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना ही हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली, इसको हम लोग इफिशिएंटली यूज कर सकें, ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशल फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, ठीक है। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे डेटा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल में आता है हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, ग्राफ। ये सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा वरीज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज और ट्रीज वगैरह को जो है आगे पढ़ते चले जाएंगे कि एरे क्या होता है। ये सारा हमारा जो है अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर्स है इसके ऊपर, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, तीसरा, 1 2 3 इस तरीके से अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर को हमने अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखा, उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें आते हैं हमारे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज वगैरह। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ वगैरह, ठीक है, जो कि हमारे नॉन लीनियर ऑर्डर में स्टोर होंगे, वो डेटा को हम लोग बोलते हैं ट्रीज एंड ग्राफ। अब ट्रीज भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ भी हम लोग का अपना खुद में एक चैप्टर है, तो वहां पे हम लोग जो है इस चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज अगर एग्जाम में आ जाए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ना कि अगर हम लोग कोई ऐसा चीज, हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम में ना हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब हम लोग अपने प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट x, ठीक है। और ये x क्या है,
हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को पता है एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब एक्स में हमें क्या करना है, हमने अभी कॉपी वाला एग्जांपल लिया था, एक्स को हम लोग क्या किया था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इस तरीके से, मतलब कौन सा ऑपरेशन किया था, प्लस माइनस। तो हमारे कंप्यूटर को पता है कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या कर सकता है, या तो हम लोग उसको यूज करके कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते थे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्कूल में भी किया था, हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हमें हमारे कंप्यूटर को पता है, यही चीज को मिला करके बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मतलब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं वो चीज हमें नहीं दिखाना है, हम लोग जो बैकएंड वाली चीज है उसको छुपा के रखना है। मतलब हम लोग सिर्फ डेटा को डिक्लेयर करना और डेटा का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि प्लस कोई दो वेरिएबल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से हमें मतलब नहीं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट बेसिक ऑपरेशन। हमने दो डेटा टाइप पढ़ा है, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्लस माइनस जो इनफ्लोट है ना, इनफ्लोट प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिस्टम प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, सिस्टम जो है इसकी इम्प्लीमेंट। पर अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का बात करें तो हमें देखो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, अब वो चीज़ हमें इनफ्लोट से नहीं मिल सकती, तो हम लोग उसको अपने से जो है लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से जो है उसको डिक्लेयर करेंगे और उसका ऑपरेशन भी डिक्लेयर करेंगे। मतलब इंट का तो सिस्टम को पता है कि इंट है तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये करेगा, लेकिन जो हमने डिफाइन किया है यूजर डिफाइंड डेटा वो सिस्टम को नहीं पता है। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें कंप्यूटर को हमें लिखना पड़ेगा कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी नीड टू डिफाइन ऑपरेशंस, हमें ऑपरेशंस उसका डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, वो प्लस माइनस या फिर जो भी ऑपरेशन है जो हम अपना दिमाग में सोच रहे हैं वो हमें डिफाइन करना पड़ता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन कैन बी डन व्हेन वी वांट टू एक्चुअली यूज देम। देखो सिस्टम डिफाइन में तो सिस्टम जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, लेकिन यूजर डिफाइन में क्या होता है, यूजर डिफाइन में हम वो ऑपरेशन और इम्प्लीमेंट तब हो जाएगा जब उसको जो है हमें एक्चुअली यूज करना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में। टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी कंबाइन द डेटा स्ट्रक्चर विद देयर ऑपरेशन। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको, डेटा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग इसके ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करेंगे। मतलब ये करेगा क्या, एरे है तो वो क्या करेगा, स्टैक है तो वो क्या कर रहा है, क्यू है तो वो क्या कर रहा है। इस तरीके से दोनों को कंबाइन करने का कॉन्सेप्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विद देयर ऑपरेशन, एंड वी कॉल दिस एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे दो चीज हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, जैसे हमने अपना बता दिया कि ये डिक्लेयर कर दिया अपने डेटा को, और दूसरा कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो चीज भी। तो ये होता है हमारा दो मेन चीज। लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ टाइप और अ क्लास फॉर एन ऑब्जेक्ट हुज बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि वो डिक्लेरेशन एंड ऑपरेशन। तो द डिफिनेशन ऑफ एडीटी ओनली मेंशन व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड। सिर्फ देखो यहाँ पे ये वाला चीज जो लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ एडीटी ओनली मेंशन व्हाट ऑपरेशन, मतलब वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्लस माइनस समथिंग, बट नॉट हाउ दिस ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं कि वो प्लस कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। सो इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी एंड व्हाट एल्गोरिदम विल बी यूज। तो यहाँ पे एडीटी के कॉन्सेप्ट में आता है सिर्फ डिक्लेरेशन, सेम चीज लिखा है जो मैं बार बार बोले जा रही हूँ, डिक्लेरेशन और हमारा ऑपरेशन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। सो डेटा टाइप बिकॉज ऑर्गेनाइज कहाँ गया, will be it does not specify how data will be organized and what will be used, ठीक है, for implementing the operation. It is called abstract data type because it gives an implementation independent view. हम लोग ये MCQ में आ सकता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, तो डिक्लेरेशन होता है, ऑपरेशन होता है, दो चीज़ें। क्या नहीं होता है तो ये इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू होता है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं जानना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टैक पता है या फिर नहीं, मान के चल रही हूँ कि नहीं भी पता है, ठीक है, स्टैक क्या है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्टैक, ठीक है। चलो ठीक है, मैं अब इसको अभी छोड़ती हूँ, बाद में बताऊंगी। तो स्टैक क्या है, हमारा लीफो मैकेनिज्म को यूज करता है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो इस तरीके से है, इसमें जो चीज़ पहले आएगा
तो ये भर गया पूरा, सपोज ये जार है, ये पूरा पूरे तरीके से फिल हो गया, तो जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो जब हमें निकालना होगा तो सबसे ऊपर वाला चीज़ सबसे पहले निकलेगा। तो क्या होगा, ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को फॉलो करता है व्हाइल स्टोरिंग द डेटा इन ए डेटा स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह का जार है समझ लो, स्टैक, और इसमें हम लोग डेटा को डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटा हम लोग लास्ट में डालेंगे वो सबसे ऊपर रहेगा, तो निकालने के टाइम पे सबसे पहले वही डेटा बाहर निकलेगा, ठीक है, ये डेटा। तो ये हुआ हमारा डिक्लेरेशन। और ऑपरेशन क्या हुआ, कॉमन ऑपरेशन हमारा स्टैक का वो हुआ क्रिएटिंग द स्टैक, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, मतलब किसी डेटा को इसमें डालना, ये वाला हुआ हमारा ऑपरेशन, किसी डेटा को इसमें से निकालना वो ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखना है कि कैसे हो रहा है, बस हमें क्या करना है, हमें एक डालना है अपने स्टैक में और इसमें से एक निकालना है, ये सारा इसको क्रिएट करना है। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं हमारे स्टैक्स में। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे अपना एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।